हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नोटबुक आईएएस। नोटबुक आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिए आप लोग और जानेंगे हमारा भारत का स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसे रहा है। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो इसको हम लोग तीन भागों में, तीन टाइम पीरियड में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे 1885 से 1905 तक का टाइम पीरियड, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कांग्रेस का स्थापना होता है और कांग्रेस का उद्देश्य क्या रहता है, कैसे कांग्रेस अपना राजनीतिक मंच तैयार करता है, कैसे कांग्रेस बुद्धिजीवी पहले एक प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग का नेतृत्व करता है और धीरे धीरे जनसाधारण इससे बहुत बाद में जुड़ते जाते हैं। फिर दूसरे चरण में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चरण, जिसको उग्रवाद का चरण भी कहा जाता है। तो दूसरे चरण में हम लोग 1905 से 1915 तक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ेंगे, उग्रवाद का कैसे जन्म होता है पढ़ेंगे और देखेंगे कि उस समय में विश्व अदर देशों में क्या हो रहा था। फिर तीसरा कालखंड जो है हम लोग 1915 से 1947 को 1915 से 1947 तक का देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे गांधी जी का युग, जिसमें गांधी जी का जितना भी आंदोलन रहा है, रचनात्मक प्रयोग रहा है, उन सभी को हम लोग जानेंगे। इस तरह से हम लोग भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे भारत में जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, तो कांग्रेस की जो स्थापना है यूं ही नहीं हो जाती है। पृष्ठभूमि में 1857 से ही धीरे धीरे कुछ न कुछ चलते आ रहा है, विद्रोह चलते आ रहे हैं, हर तरह की गतिविधियां होती रही हैं। तो कांग्रेस स्थापना से पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ एक जो राजनीतिक मंच तैयार हुआ था, राजनीतिक जो स्थापनाएं देश के अलग अलग स्थानों में हुई थी, पार्टियां बनी थी, उनके बारे में कुछ एक झलक देखेंगे और उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देती हूँ, आप लोग पीडीएफ से उसको फिर पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस से पहले बनी जो राजनीतिक गठबंधन जो पार्टियां थी उसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग झलक देखेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे 1885 यानी उदारवादी चरण पे हम लोग आएंगे। ठीक है, 1885 से लेकर 1905 के काल को उदारवादी काल कहा जाता है। 1905 से लेकर 1915 का टाइम पीरियड है उसको उग्रवादी चरण कहा जाता है या चरमपंथियों का चरण कहा जाता है। और जो 1915 से 1947 तक हम लोग बांट कर पढ़ते हैं उसको गांधी जी का युग कहा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो अभी तक हम लोगों ने जहाँ तक कवर किया वो एक पार्ट था, सही था, उधर से आप लोग अच्छे से करिए। लेकिन ये जो 1885 से 1947 तक का है टाइम, इसमें बहुत सारी घटनाएं होती रहेंगी और इससे क्वेश्चन खूब सारे भर भर के पूछे जाते हैं। तो इस पे अपनी पकड़ बनाए रखिए, नज़र बनाए रखिए और अच्छे से करिए ताकि एग्जाम में अच्छे से सही सॉल्यूशन, सही आंसर कर पाएँ और सफल हो पाएँ। ठीक है, आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग कांग्रेस से पहले बनी कुछ राजनीतिक संगठन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में जानेंगे। तो ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी था, लैंड होल्डर जो सोसाइटी था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? द्वारिका नाथ के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1838 में बनाया गया था और इसका स्थान जो है कलकत्ता है। तो क्वेश्चन बार बार पूछता है प्रीवियस ईयर में, आप कहीं जब आप तैयारी के क्रम में प्रीवियस ईयर लगाते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं, तो उसमें देखिएगा कि क्वेश्चंस यहाँ से पूछता है लैंड होल्डर सोसाइटी जो है कब बनता है। तो 1883 में। कौन बनाता है? द्वारिकानाथ ठाकुर। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो भी जो राजनीतिक संस्थाएं बनी हैं उनसे उस क्वेश्चन में स्थान विशेष का जिक्र जरूर होता है। तो आप लोग इस चीज को ऐसे करिएगा। फिर कहाँ बनता है? तो ये
कलकत्ता। तो इसको हम लोग ऐसे जब पढ़ने के क्रम में हम लोग इसको मैप पे ऐसे कर देंगे कि एक बार सेलेक्ट कर लेंगे कलकत्ता, तो कलकत्ता में कौन कौन सा हुआ, फिर हम लोग देखेंगे मुंबई, मुंबई में प्रभावित एरिया जब मुंबई होगा तो वहाँ पे कौन कौन सी राजनीतिक संगठन बनती है, फिर हम लोग मद्रास देखेंगे, बंगाल देखेंगे। तो इस क्रम वाइज अगर आप लोग पढ़िएगा तो अच्छे से चीज़ें याद रहेगी। तो देखिए कलकत्ता में कौन कौन सी बनती हैं। कलकत्ता में आपको 1838 में देखने को मिलेगा लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर आपको 1843 में मिलेगा जॉर्ज थॉमसन द्वारा बनाया गया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फिर आपको द्वारिकानाथ ठाकुर जी के द्वारा ही 1851 में मिलेगा कलकत्ता में बनाया हुआ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। फिर आप आगे देखिएगा मिलेगा मद्रास में मिलेगा आपको मद्रास नेटिव एसोसिएशन। कौन है संस्थापक? गुजलू लक्ष्मीनाथ चेट्टी। इनको लक्ष्मी नारायण चेट्टी और लक्ष्मीनाथ चेट्टी भी बोला जाता है, ठीक है, मद्रास में। मुंबई में फिर हम लोग देखते हैं बॉम्बे एसोसिएशन, जगन्नाथ संघ से बनाते हैं कब? 1852 में। तो इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे लंदन में कौन बना, लंदन में मैरी कारपेंटर बनाते हैं नेशनल इंडिया एसोसिएशन। फिर 1866 में दादा भाई नौरोजी कौन सा बनाते हैं? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो दादा भाई नौरोजी को ध्यान में रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। फिर आपको मिलेगा पूना सार्वजनिक सभा। कौन बनाते हैं? न्यायमूर्ति रानाडे, एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा कब बनता है ये? 1870 में, पूना में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय समाज, जिसे आनंद मोहन बोस जी ने बनाया था। कहाँ पे? लंदन में। तो भारत में जो कांग्रेस की स्थापना से पहले जो संस्थाएं बनी हैं भारत में, तो भारत के साथ साथ जो विदेशों में भी स्थापित हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से भी आते रहे हैं। अगला हम लोग देखेंगे इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जो है एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? कलकत्ता में 1876 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, कलकत्ता में। मद्रास महाजन सभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है। आरओ से लेकर यूपी बिहार सब जगह पूछता है। और मद्रास महाजन जो सभा है इसके बारे में ये तो पूछता ही है, कहाँ बना था मद्रास में, कौन बनाए थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर और एम वीर राघवाचारी आनंद चार्लू। कब बना था मद्रास महाजन सभा? 1884 में, 16 मई 1884 को, ठीक है। 16 मई 1884 को मद्रास महाजन सभा बनता है, जिसके संस्थापक रहते हैं जीएस सुब्रमण्यम। एस मतलब यहाँ पे सुब्रमण्यम होता है, अपने एस जयशंकर साहब है ना, सुब्रमण्यम जयशंकर साहब। एस अय्यर, वी राघवाचारी और आनंद चार्लू, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे मुंबई में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये भी इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कौन है? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तलंग। चलिए इम्पोर्टेंट जो संस्थाएं थी उसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। आप लोग इस चीज को थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन लगाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो पृष्ठभूमि रही है उसके बारे में, जो अभी हम लोगों ने जाना। इसको 3 चरण में हम लोग बांट कर पढ़ेंगे। देश की आज़ादी के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जो थे अंग्रेजों के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिस क्रम में उन्होंने
राष्ट्रीय आंदोलन का विकास किया है और देखेंगे कि इस क्रम में भारत में महान महान जो है सेनानायक, महान योद्धा जन्म लिए हैं। तो जब हम लोग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, 3 चरणों में बांटकर पढ़ेंगे। उदारवादी चरण, जिसमें नरमपंथी दल जो है हावी रहते हैं, जो जिसका शासन जो टाइम रहता है 1885 से 1905 का रहता है। चूंकि इसमें उदारवादियों का प्रभुत्व ज़्यादा रहता है। उदारवादी मतलब प्रार्थना याचना के द्वारा आग्रह पूर्वक, उदारवाद मतलब नरम प्रवृत्ति किसे बोलते हैं? नरम मतलब जिसके स्वभाव में नरमी हो, लाइक किसी से बात करे, किसी से करे तो रिक्वेस्ट मोड में करे लोग। जबकि आप देखेंगे कि उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति जो रहते हैं वो किसी से एग्रेसिव होकर बात करते हैं। कोई भी काम करना, हाँ करो मेरा काम, उस एंगल में होता है। तो जब हम लोग उदारवादी चरण पढ़ेंगे तो इसमें नरम पंथियों का बोलबाला रहता है। नरमी मतलब बिल्कुल सौम्य तरीके से आग्रह, अनुनय, विनय के द्वारा अपना काम निकालना इनका मकसद रहता था। जो टाइम था 1885 से 1905 का। जो द्वितीय चरण होता है 1905 से 1919 उग्रवादी राष्ट्रवादी का चरण होता है। इसमें उग्रवादी इन्हें क्यों कहा गया? चूंकि भारत के जो जब नौजवान थे, इस टाइम जब 1905 तक देखते हैं कि अनुनय विनय की जो स्थिति रहती है उससे ब्रिटिशर्स के कानों पे जू तक नहीं रेंगता है, तो ये क्या करते हैं, फिर कहते हैं कि इस पद्धति को हम लोग मानने से खारिज करते हैं और हम लोग अपना हक छीनने में विश्वास करते हैं। तब इस क्रम में आप देखिएगा कि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक आपको मिलेंगे और अरविंद घोष, ये लोग नेता लोग जो रहते हैं ये गरम दल के नेता रहते हैं और ये लोग अनुनय विनय की पद्धति मानने से मना कर देते हैं। नरमपंथी जो अनुनय विनय की पद्धति मानते हैं उन्हें क्षमा, भिक्षावृत्ति को ये भिक्षावृत्ति और क्षमा रिलेटेड शब्द कह करके कि आप अंग्रेजों के सामने भिक्षावृत्ति कर रहे हो, और इस जो नरमपंथी का वो लोग विरोध करते हैं। और आप देखेंगे कि इस क्रम में 1907 में सूरत का विभाजन होता है और वहाँ पे 2 गुट बट जाता है। एक तरफ उदारवादी हो जाते हैं, एक तरफ उग्रवादी हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग वहाँ तक जहाँ तक हो सके कोशिश करेंगे कि आज हम लोग 1907 सूरत तक कर लें। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस क्रम में पढ़ेंगे आंदोलन का प्रथम चरण हम लोग पढ़ेंगे। तो आंदोलन के प्रथम चरण में जो है 1885 से 1905 जो टाइम पीरियड रहता है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, ये देखिए 1885 में जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस टाइम का है ये। ठीक है, तो कांग्रेस का स्थापना क्यों हुआ था? ऐसा तो नहीं था कि मतलब ब्रिटिशर्स मान गए बिल्कुल। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो भारतीय की भावनाओं को समझ रहे थे। ये देख रहे थे कि जगह जगह जरूरत पड़ने पे विद्रोह उत्पन्न हो जा रहा है। उसमें क्या था कि जब विद्रोह भड़कता था तो नुकसान किसका होता था? पब्लिक का नुकसान तो होता ही होता था। जो आम जनता था वो सरकारी जो दफ्तर थे, ऑफिस से कार्यालय थे, सब पे धावा बोल देते थे, डॉक्यूमेंट्स जला देते थे, उनकी ब्रिटिशर्स की गाड़ियों पे बम फेंक देते थे। आप देखेंगे कि जहाँ तहाँ हमला होता है, कितने सारे वो ब्रिटिशर्स मारे भी जाते हैं इस क्रम में। तो अब इन्हें ज़रूरत होती है कि चलो जब भारतीयों का कुछ लोग जो हैं बुद्धिजीवी वर्ग हैं ये एक मंच निर्माण करेंगे, और ये मंच के जो निर्माण करने के जो ब्रिटिशर्स के दिमाग में ये ख्याल आता है कि बस ये जो निर्माण होगा, ये मंच जो होगा, ये सिर्फ हमारी बातों को मतलब हमारे पास अपनी बातें पहुंचाएगा, करना ना करना तो उनकी टेंडेंसी थी, वो क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये जो था ये कांग्रेस बनने के पीछे इनका मोटो ऐसा नहीं था कि ये ब्रिटिशर्स की हम भारतीयों को सपोर्ट करेंगे। तो ये राजनीतिक संस्था के रूप में उभरता है। आप देखिएगा कि जब उदारवादी चरण रहता है तो उस टाइम तक क्या होता है कि अनुनय विनय की पद्धति के द्वारा मांगी जाती रही थी और ब्रिटिशर्स का कोई रिप्लाई नहीं रहता है। इसीलिए क्योंकि इन्हें आइडिया भी नहीं था कि जो संस्था जो हमारे सपोर्ट से बन रहा है ये आगे चलकर हमारे ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा।
ठीक है। तो इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन ये कांग्रेस जो है 1905 तक लक्ष्य कांग्रेस का जो है पूरी तरह से अस्पष्ट था। इस समय जो है आंदोलन का प्रतिनिधित्व जो है अल्प शिक्षित बुद्धिजीवी मध्य वर्गीय लोगों के द्वारा किया जा रहा था। यह जो वर्ग है पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधाराओं से काफी प्रभावित रहा था। जो नया नया कांग्रेस जब बनता है तो उसके जो लोग संस्थापक लोगों में जो रहते हैं, सदस्य लोगों में जो रहते हैं, वे पश्चिमी विचारधारा से जो है प्रभावित रहते हैं। देखिए इसमें यही कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में होती है और सबसे पहले कांग्रेस पे जो है नरमपंथियों का प्रभुत्व कायम रहता है, जिसमें नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, दीनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि 2-4 लीडर का नाम दे करके कि कौन उदारवादी प्रवृत्ति के नेता थे या नरम दल के नेता थे और कौन गरम दल के नेता थे। तो गरम दल का नेता तो याद करना आसान हो जाता है, लाल बाल पाल, अरविंद घोष, लेकिन उदारवादी नेता को एक बार आप लोग अच्छे से देखिए, जानिए कौन कौन थे। दादा भाई नौरोजी, दीनसा वाचा, दादा भाई नौरोजी, दीनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कौन कौन है उदारवादी नेता में? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिर आपको मिलेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिर मिलेंगे आपको बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं। तो इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब भारत के ओल्ड मैन कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को ये उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गांधी जी जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी से ही प्रभावित हुए थे। इन्होंने जो है अपनी मांगों को अंग्रेजों के समक्ष जो है संवैधानिक उपायों के पक्ष में जाकर रखने का निर्णय लिया था। जो नरम दल वाले थे वो संवैधानिक उपाय से अनुनय विनय के द्वारा रिक्वेस्ट मोड में जाकर अंग्रेजों से जो है अपना जो पक्ष है रखने का प्रयास करते थे और इनका मोटो भी यही था। इन्होंने प्रार्थना पत्र, याचिका, शपथ पत्र, स्मरण पत्र और प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा अपनी मांगों को सरकार के पास रखा था। ठीक है, इनकी मांगे क्या क्या थी? सेवा में जो है भारतीयकरण को लाना, जो सेवा था हर सेवा में जो है भारतीयों का भी प्रभुत्व देना था। सैन्य जो खर्च था, सैन्य बजट था उसमें कमी करना था, क्योंकि सैन्य उस टाइम जो सैन्य प्रशासन था ब्रिटिश सरकार के अधीन था और ये प्रशासन का खर्च जो भारित होता था भारतीय राजस्व पे होता था। ठीक है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी आयोजित किया जाए। सिविल सर्विसेज की परीक्षा का बात जो है आप देखिएगा कि नरमपंथी उठाते हैं और कहते हैं कि भारत में भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। ये जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का मांग करते हैं। फिर काश्तकारी कानून में परिवर्तन करने की मांग कहते हैं। भू राजस्व और नमक कर को कम करना कहते हैं। हम लोग भू राजस्व भी पढ़ चुके हैं, नमक कर भी पढ़ चुके हैं। हस्तशिल्प एवं भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत में नीतियों का निर्माण करने के लिए कहते हैं। ये कहते हैं कि जैसे इतना ज़्यादा टैक्सेशन है सब है तो भारत का जो उद्योग है उनका नाश हो रहा है। इतना टैक्स लेने के बाद अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो टैक्स में कमी कीजिए और ऐसे प्लान लाइए, ऐसी नीतियां लाइए जो भारतीय उद्योग धंधों के लिए, भारतीय कृषि के लिए एक अच्छा या फलदायक साबित हो सके। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे जन
कल्याणकारी कार्यक्रम पे ध्यान दिया जाए। ये अनुनय विनय के माध्यम से अंग्रेजों से कहते हैं कि शिक्षा और कल्याणकारी भावनाओं पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए, आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कांग्रेस का जन्म होता है, कैसे कैसे अध्यक्ष बनते हैं लोग, क्या इनका फर्स्ट मोटो रहता है, क्या कौन सी विचारधाराएं ये फॉलो करते हैं, आज क्या है पृष्ठभूमि। इतने तो डिटेल्स में नहीं जाऊंगी राहुल गांधी तक, लेकिन कभी मौका मिला तो कांग्रेस को यहाँ से स्टार्ट करके राहुल गांधी तक ले जाऊंगी जरूर। तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानते हैं। पंजा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में होती है, और कब होती है? 28 दिसंबर को होती है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के जो है संस्कृत महाविद्यालय जो रहता है गोकुल दास तेजपाल, तो यहाँ पे होता है 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है, जिसमें पहली बार 72 प्रतिनिधि या 72 सदस्य रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, फिर पूछता है क्वेश्चन, बार बार पूछा है, रिपीटेड मोड में पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है जब स्थापना होती है उस टाइम प्रतिनिधि सदस्य या प्रतिनिधि वहां पे उपस्थित कितने थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो थोड़ी थोड़ी फैक्ट जो है, ये सब क्वेश्चन बहुत बनता है और अगर ध्यान ना रहता है तो फंस जाते हैं हम लोग वहीं पे। तो 72 सदस्य थे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि अच्छा एक और चीज, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहती है इसका पहले नाम जो है बहुत बार पूछा है। एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछा है, देखिए कि कांग्रेस जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका पहले नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल संघ था। ठीक है, इंडियन नेशनल संघ था। चलिए, तो हम लोग आगे जानते हैं इसमें। जब 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में होती है इसकी स्थापना, तो इसके संस्थापक और महासचिव जो है जनरल ए.ओ. ह्यूम रहते हैं, ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्होंने कलकत्ता में व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो पूछेगा आपसे, बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो कांग्रेस के संस्थापक कौन है? कांग्रेस के संस्थापक जो है ए.ओ. ह्यूम है, इनका फुल नेम है ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, अच्छा जो कांग्रेस की स्थापना होती है तो पहले जो है अध्यक्ष कौन रहते हैं? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहते हैं और पहला जो है अधिवेशन कलकत्ता में होता है। ठीक है, अपने शुरू दिनों में, शुरुआत के जो दिन थे उसमें कांग्रेस का दृष्टिकोण जो था एक कुलीन वर्ग की संस्था का था। जब जो कांग्रेस बनता है तो ये कुलीन वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसीलिए इसका दृष्टिकोण ये देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि यह एक कुलीन वर्गों का संस्था है। इसके शुरुआती सदस्य में मुख्य रूप से बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी से लोग लिए गए थे। कांग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था। और आगे 1907 में कांग्रेस दो गुटों में बंटता है, गरम दल और नरम दल। अभी हमने आप लोगों को बताया गरम दल के जो नेता हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल हैं।
इन्हें लाल बाल कहा जाता है। और नरम दल के जो नेतृत्व करता है वो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी थे। गरम दल पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, परंतु नरम दल ब्रिटिश राज में स्वशासन का मांग चाहता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा है कि नरम दल क्या चाहते थे और गरम दल क्या चाहते थे। तो गरम दल जो है वो चाहते थे पूर्ण स्वराज की मांग करते थे, जबकि नरम दल जो है वो ब्रिटिश सत्ता में ही स्वशासन में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि कोई बात नहीं, ब्रिटिशर्स है रहेंगे, लेकिन हमारा भी उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, हमारा भी शासन होगा, ताकि हम भारतीय हैं, हमें भी हमारे देश में लेफ्ट आउट फील ना हो। जबकि जो गरम दल प्रवृत्ति के लोग हैं वो कहते थे नहीं, हमारा जैसा है हम देख लेंगे, तुम यहाँ से जाओ, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस का जो है मेन अधिवेशन कहाँ हुआ और उनसे संबंधित स्थान के साथ साथ जो लोग विशेष हैं, व्यक्ति विशेष हैं, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर इसको देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं और उसके अनुसार हम लोग इसको करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1885 में बनता है कांग्रेस। तो इसका मुंबई में, और अध्यक्ष कौन रहते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे? 72। इसका क्वेश्चन कैसे पूछा गया मैंने अभी बताया आप लोगों को। दूसरा जो है 1887 में मद्रास में है। दूसरा अधिवेशन जो कांग्रेस का होता है वो कहाँ होता है? मद्रास में। कौन कराते हैं? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं? 1887 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? मद्रास में। कहाँ होता है? मद्रास में। और कौन है इसके अध्यक्ष? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चले। हाँ, तीसरा कहाँ होता है? 1888 यूपी इलाहाबाद। यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बार यूपी में कौन कराते हैं? ब्रिटिशर्स। इसके जो अध्यक्ष हैं ब्रिटिशर्स हैं, जॉर्ज यूले। प्रथम बार ब्रिटिशर्स अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कहाँ हो रहा है? इलाहाबाद में, 1888 में। ठीक है, 1888 में जॉर्ज यूले इलाहाबाद में रहते हैं, पहली बार अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, चौथा 1889 में कहाँ होता है? चौथा फिर से अगेन मुंबई। पहला और चौथा दोनों मुंबई में होता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये? क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों जानेंगे हम लोग की? तो जो 72 प्रतिनिधियों के साथ स्टार्ट हुआ कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो फिर से मुंबई में होता है चौथे बार में। और यहाँ जो है प्रतिनिधियों का संख्या जो है 1889 हो जाता है। 70 प्रतिनिधियों से स्टार्ट हुई जो कांग्रेस है, अगेन मुंबई में इसकी ये होता है अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता जो है करते हैं सर विलियम वेदरबर्न। कौन करते हैं? सर विलियम वेदरबर्न। और यहाँ जो है सीधे 72 से बढ़कर संख्या जो हो जाती है 1889 हो जाती है। देखिए कितना गुना वृद्धि, 4 साल में कितने सदस्य ऐड होते हैं। फिर इम्पोर्टेंट आप लोग ये देख लीजिएगा, हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे। इलाहाबाद में फिर से होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, WC बनर्जी। जो फर्स्ट अध्यक्ष रहते हैं वो इलाहाबाद में फिर से होता है। तो फिर देखेंगे हम लोग 1894 मद्रास में वे करते हैं अध्यक्षता। इसमें कांग्रेस का अपना संविधान बनता है।
1894 में कांग्रेस का अपना संविधान का निर्माण होता है, जिसमें अध्यक्षता जो है ए वेब जी करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 1896, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहाँ होता है? कलकत्ता। कौन करते हैं अध्यक्षता? एम रहीमतुल्ला शयानी। एम रहीमतुल्ला शयानी जी जो हैं वो करते हैं 1896 में कलकत्ता में अध्यक्षता। और क्या होता है यहाँ पे? पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में 1896 में। कौन थे अध्यक्ष महोदय इस टाइम के? एम रहीमतुल्ला शयानी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि वह कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, उनके अध्यक्ष कौन थे? एम रहीमतुल्ला शयानी। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, चलिए बाकी आप लोग देखते जाइएगा, पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इम्पोर्टेंट हम लोग करते चलेंगे। 1905 बहुत इम्पोर्टेंट, यूपी पीसीएस स्पेशल बहुत बार पूछा है, चूंकि आरओ में यूपी स्पेशल का भी पार्ट होता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है और पूछा भी है, बार बार पूछा है, फिर भी आने का संभावना है। फिर से आप लोग पढ़िए इसको, फिर जानिए। तो 1905 बहुत ही भारत के लिए एक विदारक साल रहा था, जिसमें आप जानेंगे कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिशर्स ने रखा था, तो इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कौन है, कहाँ पे होता है ये? यूपी के वाराणसी में, उस टाइम का बनारस। कौन थे इनके अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले जी। क्या होता है इसमें? बंग आंदोलन का समर्थन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन मिला, कि अगर बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव आया था उसके खिलाफ सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की चर्चा होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग पहली बार स्वदेशी शब्द का देखेंगे, जिक्र हो रहा है। और 1905 का बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन की नींव पड़ने वाली है। ठीक है, फिर देखिए कब, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछा है, हर स्टेट पीसीएस में पूछा है, सचिवालय तक में पूछा है, बार बार पूछ रहा है। पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ है? ईयर दे देगा आपको, 1905, 6, 7, 8। 1906 में कौन थे अध्यक्ष महोदय? दादा भाई नौरोजी जी थे। अच्छा, 1906 में और क्या हुआ था? तो पहली बार मुस्लिम लीग के स्थापना। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके जो है अध्यक्ष रास बिहारी घोष जी जो रहते हैं। और 1907 के सूरत अधिवेशन में ही मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि गरम दल और नरम दल विभाजित हो जाता है और दो गुट बन जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कि सूरत विभाजन कब होता है? 1907 में। उस टाइम जो है अध्यक्षता किन्होंने की थी? रास बिहारी घोष जी ने की थी। ठीक है, फिर अगला 1911 का जो है कलकत्ता अधिवेशन। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन है, जिसे बिशन नारायण धर जी ने किया था। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। पहली बार राष्ट्रगान, पहली बार राष्ट्रगीत, सबको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो पहली बार जो है राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष महोदय कौन थे? बिशन नारायण धर। ठीक है, कौन थे? बिशन नारायण धर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष, इनको तो याद रखना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है, इम्पोर्टेंट याद रखना पड़ेगा। आप मन में याद कीजिए, रट्टा मारिए, जैसे करिए, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं और
थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में हम लोग एक नंबर दे जाते हैं, एक नंबर से चले जाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग रहती है तो 1/3 या 1/4 रहता है तो उसमें से भी लैप्स हो जाता है। तो इस चीज़ को अच्छे से करेंगे हम लोग, बोल बोल कर खूब खूब बोल बोल करके पढ़ेंगे, अपने आप कवर हो जाएगा। इतना हमारा काम, हम स्टूडेंट हैं, हमारा काम है, उत्तरदायित्व है, नैतिक कर्तव्य है हमारा पढ़ना। चलिए एक और इम्पोर्टेंट, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लखनऊ, एक तो ये यूपी में, यूपी स्पेशल के अंतर्गत भी आएगा, फिर कांग्रेस का इम्पोर्टेंट कार्य यहाँ पे होता है। तो कांग्रेस का जो है मुस्लिम लीग के साथ विलय होता है और मिलना होता है, गरम दल और मुस्लिम लीग आपस में मिल जाते हैं। कौन है अध्यक्ष महोदय? A.G. मजुमदार। ठीक है। 1917 कलकत्ता, बहुत इम्पोर्टेंट। एनी बेसेंट जी 16 में होम रूल की स्थापना करती हैं और 17 में जो है कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षा बनती हैं। तो पहली बार कोई महिला अध्यक्ष जो है, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी रहती हैं। कहाँ पे? कलकत्ता में। कब? 1917 में। तो क्वेश्चन 2 आता है, एक तो पूछता है भारतीय महिला जो रही हैं अध्यक्ष, और एक पूछता है प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला पूछता है तो महिला एनी बेसेंट जी हो जाती हैं 1917 में एनी बेसेंट जी हो जाती हैं। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है। जबकि इनको वैसे याद रखिएगा ना, 16 में होम रूल की स्थापना होती है, 17 में एनी बेसेंट जी बन जाती हैं अध्यक्ष। और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रथम महिला, भारतीय महिला सरोजनी नायडू जी के बारे में आगे के अधिवेशन में हम लोग जानेंगे। यहाँ बस इतना जानिए कि श्रीमती एनी बेसेंट जी जो है प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं भारत में, जो कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता थी। कब थी? 1917 में। 1918 का दिल्ली अधिवेशन। दिल्ली अधिवेशन पहली बार दिल्ली में होता है ये अधिवेशन, और कौन है इसके अध्यक्ष? मदन मोहन मालवीय जी। इसमें क्या होता है? नरम दल वाले जैसे SN बनर्जी का त्यागपत्र। 1918 का जो दिल्ली अधिवेशन है उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं त्यागपत्र देते हैं, और कौन है इनके अध्यक्ष? मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी का जी को जो है महामाना के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार पूछ लेता है कि ये जो सरनेम है या ये उपाधि है किन से संबंधित है, तो मदन मोहन मालवीय जी को महामाना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 1920 के नागपुर में देखेंगे हम लोग अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष रहे हैं C. विजय राघवाचार्य जी। इनमें जो है पहली बार कांग्रेस के संविधान जो बनता है उसमें यहाँ पे परिवर्तन होता है। फिर हम लोग देखेंगे अहमदाबाद 1921 का जो अहमदाबाद अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्ष कौन है? हकीम अजमल खान। और यहाँ पे होता है C.R. दास जी को जेल में कैद कर दिया जाता है। C.R. दास मतलब चित्तरंजन दास जी को। फिर आप देखिएगा 21 के बाद 22 में गया में अधिवेशन होता है, जिसमें C.R. दास जी, चित्तरंजन दास जी स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। तो क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा है कि स्वराज पार्टी का गठन किन्होंने किया? चित्तरंजन दास जी ने। कब किया? 1922 में किया। कौन सी अधिवेशन से स्वराज जो है पार्टी का गठन होता है? गया का अधिवेशन। कब? 1922। बिहार पीसीएस का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बार बार बिहार पीसीएस में पूछता ही है, गया तो फेवरेट है। अबुल कलाम आजाद जी। कब? 1923 का जो है दिल्ली अधिवेशन, उसमें सबसे कम उम्र के जो हैं अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रथम बार 1924 महात्मा गांधी जी। कहाँ? कर्नाटक के बेलगांव। तो महात्मा गांधी जी से पूछता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है और हर सारे एग्जाम में पूछा है, तो इस चीज को आप लोग रट्टा मार जाइए कि 1924 में गांधी जी
अध्यक्ष से। कहाँ पे अधिवेशन होता है? बेलगाम। कहाँ है ये बेलगाम? कर्नाटक में। 1924 बेलगांव कर्नाटक, गांधी जी अध्यक्ष। 1924 कर्नाटक बेलगांव, गांधी जी अध्यक्ष। ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे गांधी जी के जस्ट बाद कानपुर में होता है। कर्नाटक से तुरंत हम लोग कानपुर आएंगे, कर्नाटक से घूम करके हम लोग बेंगलोर बेलगाम घूम के हम लोग अब यूपी के कानपुर में घुसेंगे और यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय इंडियन वुमेन अध्यक्ष जो बनती हैं सरोजनी नायडू जी हैं। ठीक है। कब? 1925 यूपी कानपुर। कानपुर यूपी में 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें पहली बार कोई भारतीय महिला अध्यक्ष के तौर पर आगे आती हैं और वो जो हैं सरोजनी नायडू जी हैं। रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है। फिर 1928 का जो है कलकत्ता अधिवेशन हम लोग देखेंगे। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन देखेंगे जिसमें मोतीलाल नेहरू जी प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस। ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी रखते हैं। कौन से अधिवेशन में? लाहौर के अधिवेशन में। कब? 1929। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का जो है प्रस्ताव रखा जाता है कौन से में? 1929 में। कहाँ था ये अधिवेशन? लाहौर। आज कहाँ है लाहौर? पाकिस्तान में। कौन थे अध्यक्ष? पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष बने हैं। गांधी जी नेहरू जी जहां जहां बने हैं इसको अच्छे से करिएगा आप लोग। फिर देखिए 1931 कहाँ पे होता है? कराची। कहाँ है कराची आज? पाकिस्तान में। ठीक है। कौन है? वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। क्या है इनके समय का मेन जो कांग्रेस का वो था उद्देश्य? मूल अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव। तो पहली बार मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव कौन लाते हैं? किनके अधिवेशन के किनके अध्यक्षता में आता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। अच्छा, कब कब? 1931 में। कहाँ होता है यह अधिवेशन? कराची में। कहाँ है कराची आज? पाकिस्तान में। फिर 1934 में हम लोग देखेंगे मुंबई में होता है और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है गठन होता है इसमें। ठीक है। फिर 1935 में कब नहीं हुआ था? लगातार जो हो रहा था 1935 में नहीं हुआ था और जो पीछे राजेंद्र प्रसाद जी थे वो सेम बने रहे। अच्छा, 1937 फैजपुर जो पहली बार जो है कांग्रेस का जो है अधिवेशन एक गांव में होता है और ये जो है फैजपुर में होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। और कब होता है ये? 1937 में। अच्छा, एक सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुरा अधिवेशन कब होता है? 1938 में। बार बार पूछा गया है कि 1938 के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? सुभाष चंद्र बोस जी। कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में। ठीक है। फिर मेरठ में 46 में होता है जिसमें भगवान दास जेबी कृपलानी, जीवट राम भगवान दास कृपलानी जी जो हैं बनते हैं 1946 में। और 1947 देश आजाद हो रहा है। कौन है कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद जी। कहाँ होता है? दिल्ली में। तो कुल जो है 61 अधिवेशन कांग्रेस का होता है। ठीक है। और क्वेश्चंस इसी टाइप से पूछे गए हैं और आपसे ऐसे ही पूछेगा कि प्रथम महिला किसमें थी? प्रथम भारतीय महिला कब कौन से अधिवेशन में थी? गांधी जी पहली बार कहाँ पे थे? सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ थे? नेहरू जी स्वराज प्रस्ताव कब लाए हैं?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कब आए थे, मोतीलाल नेहरू किसकी अध्यक्षता किए थे। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और कुल जो है 61 अधिवेशन होता है, ठीक है। तो कांग्रेस से रिलेटेड अभी इतना ही। और कुछ एक चीज जो है हम लोग कांग्रेस से रिलेटेड जो है वो जानेंगे। तो कुछ जैसे करजन जो था कांग्रेस के बारे में क्या बोला था, एक दो स्टेटमेंट है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लाला लाजपत राय जी जो बोले थे वो कहे थे, उन्होंने यंग इंडिया, एक पुस्तक है यंग इंडिया जिसके बारे में बार बार जिक्र होता है। यंग इंडिया पुस्तक नहीं, सॉरी, पत्रिका है। यंग इंडिया के माध्यम से लाला लाजपत राय जी बोलते हैं कि कांग्रेस जो है डफरिन का दिमाग का उपज है, ठीक है। करदन जो है कहता है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस का जो है, कांग्रेस जो संस्था बनी है ये लड़खड़ा रही है। जो जब गरम दल और नरम दल में जब आप देखेंगे कि लड़ाई होती है, सूरत विभाजन होता है, उस टाइम कर्जन ये बोलता है, स्टेटमेंट पास करता है कि कांग्रेस अपने मकसद से भटक रहा है, लड़खड़ा रहा है। और ये जो है भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे दम घुटते देखूं। तो क्वेश्चन बार बार पूछा है। फिर एक सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय जी ने दिए हैं कि कहते हैं कि कांग्रेस बनी तो थी, एक कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज था, बना तो था राजनीतिक सत्ता के लिए, लेकिन ये अपने मकसद से भटक जाता है। और इसमें इस क्रम में कुछ स्टेटमेंट देते हैं और सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत देते हैं, ठीक है। और कांग्रेस के से संबंधित और कोई तथ्य तो नहीं बचता है। कर्जन ने देशद्रोही संगठन भी कहा था। कर्जन ने कांग्रेस को भारत का देशद्रोही संगठन भी कहा था, ठीक है। तो स्टेटमेंट से कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक अश्वनी कुमार दत्त जी जो हैं वो उन्होंने जो है 3 दिन का तमाशा इसको कहा था, ठीक है। और एक बार बार पूछता है कि कौन जो है कांग्रेस की स्थापना से जो है खुश नहीं रहते हैं। सैयद अहमद जी जो हैं, सर सैयद अहमद, वो कांग्रेस की स्थापना के शुरू से ही वे इसके विपक्ष में रहे थे, ठीक है। तो कांग्रेस से इतना ही, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक। तो ठीक है, आप लोग बार बार क्वेश्चन करिए, लगाइए, PYQ लगाइए और टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। जितना PYQ और टेस्ट सीरीज लगाएंगे उससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। तो हमारा जो नोटबुक IAS संस्थान है वो UPSC और स्टेट PSC वनडे एग्जाम RO ARO वगैरह का भी टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते रहता है। हमारे यहाँ अच्छे फैकल्टी के माध्यम से टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जाता है और सही मार्गदर्शन में बच्चों से टेस्ट लिया जाता है और उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारा टेस्ट सीरीज जो है आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में दे सकते हैं। बहुत ही मिनिमम शुल्क पे हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते रहते हैं। तो ठीक है, आप लोग टॉपिक पढ़िए, PYQ कीजिए, टेस्ट ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कांग्रेस के बाद जो क्या होता है। कांग्रेस के बाद 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बाद हम लोग देखेंगे उदारवादी चरण। आज हम लोगों ने कंप्लीट किया, कल हम लोग देखेंगे उग्रवादी चरण और पृष्ठभूमि से इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए और जल्दी से जल्दी क्वालिफाई होइए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।